आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कि कल के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने अपने आप को इस वीक के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट आपको चीज़ें बता दूं कि पहले हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी का, देर आफ्टर आपने कुछ स्टॉक्स मुझे बताए थे उनका डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले ही बता रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बताऊँगा, जो स्टॉक आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं मेरे मुताबिक, मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा। मतलब आपने कोई स्टॉक अगर कमेंट बॉक्स में लिखा है और मुझे लगता है डेट स्टॉक्स बिकम्स अ गुड इन अ लॉन्ग रन, मतलब कि 5-10 साल आप अगर रखें उस स्टॉक को बहुत अच्छा मिलेगा रिटर्न, तो उस स्टॉक की मैं डिस्कशन नहीं करूंगा और मैं वहां से वो कमेंट डिलीट कर दूंगा। फिर किसी को पता भी ना चले, ना आपका स्टॉक लाइनमेट में आए। जो आपने रख रखा है अपने हिसाब से तो रखिए और चलाते जाइए उसको। डेट इज, कुछ स्टॉक्स को मैंने डिलीट कर दिए कमेंट्स को। आपके कोई स्टॉक्स हैं अगर वो अच्छे हैं तो उन पर डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं है। दे आर गुड और वो चलते जाएंगे इन अ लॉन्ग रन कंटिन्यूसली। तो कुछ कमेंट्स को मैंने डिलीट किया है, तो आपने नाम के हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा कमेंट डिलीट हुआ है, तो मतलब आपका स्टॉक अच्छा है। और उसमें से कोई अगर मान लो खराब स्टॉक होगा तो मैं उसकी चर्चा जरूर करूंगा। तो बात करेंगे हम, सेक्टर स्पेसिफिक बात कर सकते हैं अपन, प्राइस पर बात नहीं करेंगे बट उसकी वैल्यूएशन पर अपन बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है, क्योंकि आपने कोई स्टॉक चूज किया डेट किसी अच्छी चीज़ के लिए किया है, मैं उसको पब्लिकली बोलकर खराब नहीं करना चाहता। हाँ, आप इतना इंडिकेशन ले सकते हैं अगर आप मेरे को ट्रस्ट करते हैं, अगर मैं स्टॉक की चर्चा नहीं कर रहा हूँ मतलब डेट स्टॉक्स आर द बिकम्स अ गुड रिटर्न इन अ फ्यूचर। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उस थोड़ा सा चीज़ों को कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी आप वीडियो को ढंग से सुन पाए। तो पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी में क्या हुआ, ऊपर गया और धड़ाम से धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो गया। अब इसके पीछे एक बहुत सीरियसनेस बात हुई है। आज क्या हुई है, पहले चीज हमने डिस्कशन क्या किया था, मार्केट इस गैप को फिल करने जा सकता है। मार्केट पूरा पूरा इस गैप पर गया और पूरा रिवर्स होकर वहीं पर आकर बंद हो गया। तो ये दिक्कत क्या थी, ये इसने जो लेवल था ना वो 3 दिन में काटा था, लेकिन आज ही काट दिया। मतलब पिछली बार इसने 3 दिन लगाए थे इस गैप से निकलने के लिए, आज इसने हाथों हाथ नीचे काट दिया। तो पहली सीरियसनेस तो ये है कि बाजार बेरिश मोड में तो है, इस गैप को ये पूरा भर नहीं पाया और इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ही निकल गया। मतलब 24 फरवरी को जो आपका हाई था, ओपनिंग हाई, वहां पर ही 22668 था और आज का भी हाई जो था वो लमसम यही था, 71 तक का हाई मारा। उसके बाद वापस बाजार धीरे धीरे मुड़ गया। सेलिंग थी, अगर आपने कॉल सेल किए तो अच्छा है, पुट में ज्यादा पैसा नहीं बना। हाँ, अगर आपने एग्जिट जहां पे बाजार हाई था उस समय पुट लिया है तो वो एक गणित डिफरेंस हो जाती है। बट इफ यू आर कॉल सेलर तो आज आपका अच्छा पैसा बना है। पुट सेलर को आज थोड़ा पेन झेलना पड़ा है जब ये बाजार में रिवर्सल आया तब। अब एफआईज ने क्या किया वो देख लेते हैं। एफआईज ने सबसे पहले आज एक सीरियस बात क्या थी मैं बताने वाला हूं। एक चीज देखिए, इतने कम वॉल्यूम के अंदर बाजार ठुक गया, मतलब सोचने वाली बात है। 263 करोड़ में मतलब एफआई ने सिर्फ 485 करोड़ का माल ऐसे छोड़ा और बाजार ऐसे निकल गया मक्खन के जैसे। मिड कैप स्मॉल कैप तो और निकल गई। दैट इज द सीरियसनेस जो मैं बोल रहा था कि सीरियस चीज जो आज है वो ये है कि इतने कम वॉल्यूम के ऊपर बाजार ठुक गया, क्योंकि बाजार में कोई लेवाल नहीं है, देने वाले ही हैं, वो देते जा रहे हैं। तो 485 करोड़ के अंदर बाजार ठुक गया। तो ये समझ लीजिए कि अगर किसी दिन काउंटर नहीं हो पाया तो हमारा बाजार कैसे ताश के पत्तों के जैसे बिखरेगा। और ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड लेग ऑफ द रैली, मतलब कि डाउन साइड के अंदर सेकेंड लेग स्टार्ट हुआ है। पहला लेग एकदम पूरा हो गया, सेकेंड लेग स्टार्ट हुआ है। अब इसमें क्या होगा, वो स्टॉक ठुकेंगे जो अब तक नहीं ठुके हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि मरे हुए को मारना अब जरूरत नहीं है, उनको धीरे टूटते जाएंगे, बट अब नए स्टॉक ठुकेंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जहां पर दिक्कतें हैं वहां पर है, कल हमने जेंसोल की बात की थी, मैंने स्पष्ट मना किया था आपको कि बाय द डिप करने का सोचना भी मत आप। तो थोड़ी सी आपने राय मानी होगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछिएगा जरूर। तो डाटा तो ये इंटरेस्टिंग है, खराब नहीं है, अच्छा नहीं है, उस चीज को छोड़ दीजिए, बट दिस इज इंटरेस्टिंग।
485 करोड़ की सेलिंग के अंदर मतलब नेट नेट सेलिंग कितनी 200 करोड़ की हुई, और सारा माल रिटेल ले रहा है। ध्यान रखिएगा 485 करोड़ में 263 करोड़ निकालिए, डिफरेंस कौन ले रहा है, रिटेल ले रहा है। और ये एक चीज देखिएगा, करीबन करीबन 200 पॉइंट बाजार को उन्होंने ठोक दिया। तो ये सीरियसनेस है जो दिक्कत है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब आते हैं फ्यूचर्स के डाटा के ऊपर। फ्यूचर्स में क्या किया, 447 कॉन्ट्रैक्ट्स काटे और 2884 कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐड कर दिए, मतलब कि लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स काट लिए, शॉर्ट और ठोक दिए, मतलब कि डाउन साइड रिस्क खुली हुई है अभी भी, कोई चेंज नहीं हुआ है। टीवी वालों भरोसा मत करना, किसी पर भी भरोसा मत करना, सब भेड़िए हैं यहाँ पर, खा जाएंगे आपको, तो ध्यान रखिएगा। नेट शॉर्ट देखिए 1,76,000 और 1,01,79 है। अब एक चीज समझिए, ये चैनल मेरा छोटा है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग से मतलब जब से आप कोई वीडियो उठा के देखेंगे मैंने यही कहा, वैल्यूएशंस खराब है, एक्सपेंसिव है, खराब है, एक्सपेंसिव है, यहाँ पे ठुकेंगे स्टॉक, ठुकेंगे स्टॉक, ठुकेंगे स्टॉक, मतलब कि ठुकाई चालू थी। और हर लेवल मैंने कहा, हर स्टॉक का कहा, हाँ, ओला से लेकर हर स्टॉक का कहा मैंने, किसका नाम नहीं लिया, और सारे यार ठुके पड़े हैं। तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात थी, अगर आपने ध्यान दिया तो आप बचे हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एवरेज मत कीजिएगा, अभी दिल्ली दूर है। तो नेट शॉर्ट तो बढ़कर कितने हो गए, 1,76,000 से 1,79,000 पर हो गए हैं। डेट इज बहुत ही मुश्किल है। हमने जो स्टार्ट की थी एक्सपायरी उस समय 1,85,000 के आसपास, कहाँ पे थे, हाँ, उस समय थे 1,73,000 के ऊपर, और आज आप वापस हम 179 पर आ चुके हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 20,000 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 243 शॉर्ट काट लिए, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन के डाटा के ऊपर। ऑप्शन का डाटा क्या बोलता है, देखिए इन्होंने क्या करके गए हैं आज। 93,000 कॉल लॉन्ग की, 80,000 कॉल शॉर्ट कर दी, मतलब लमसम जितनी कॉल लॉन्ग की उतनी ही कॉल शॉर्ट कर दी। 45,000 पुट लॉन्ग की, 28,000 पुट शॉर्ट की, मतलब क्या है, डाउन साइड रिस्क है। जैसे 45,000 पुट लॉन्ग करके सिर्फ 28,000 पुट शॉर्ट किया, मतलब पुट शॉर्ट नहीं है। समझिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मंदी जो की जाती है ना, आइदर फ्यूचर बेच के की जाती है या कॉल शॉर्ट करके की जाती है। मंदी का ट्रेड होता है, और जिनको अगर आप मंदड़िए बोलते हैं, आइदर वो फ्यूचर शॉर्ट मारेगा, आइदर वो कॉल सेल करेगा। पुट बायर को मंदी वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो उसका पैसा कितना लगा बाजार में, एक कॉन्ट्रैक्ट के पीछे 25 30 40 50 100 रुपए लगा होगा। तो एक्चुअल मंदी करने वाले या तो कॉल सेलर होते हैं या फ्यूचर सेलर होते हैं। वैसे तेजी करने वाले जो फ्यूचर को लॉन्ग करते हैं तेजड़िए, या जो पुट राइट करते हैं वो, तो पुट राइटर नहीं है मार्केट के अंदर, इस बात को समझना पड़ेगा। देयर इज अ नो पुट राइट इन द मार्केट, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट राइट की है, तो बाजार नीचे की डाउन साइड रिस्क है बाजार के अंदर, इस चीज को मना नहीं किया जा सकता, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मुश्किल है डगर, तो आप ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ स्टॉक्स पर आते हैं जो आपने लिख कर भेजे थे, उनकी बात करते हैं। थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या ध्यान रखते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हैप्पी फोर्ज, दिसंबर 2023 में आया और बुल रन के अंदर बहुत तगड़ा चला। इसका हम वैल्यूएशंस पर आते हैं। देखिए अब वैल्यूएशन पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर मैं इसका 2023 जून से अगर देखूं तो कोई इंक्रीमेंटल नहीं है, मतलब समझिए, मतलब कि वहीं पर रेवेन्यू है, मतलब सिंपल ग्रोथ भी नहीं है। अगर सिंपल ग्रोथ नहीं आएगी जब तक स्टॉक नहीं चलेगा, इस बात का समझिए। आप टॉप लाइन नहीं बढ़ाएंगे ना अपने, जब तक आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तब तक आपका कोई भी मतलब नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। हैप्पी फॉर्ज सेफ्टी वगैरह के अंदर ये कंपनी है। लार्जेस्ट इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स और सेफ्टी क्रिटिकल्स हैवी फोर्ज
मशीनरी वर्टिकल इंटीग्रल्स में काम करती है, ठीक, ओएम्स में, मतलब कंपनी ठीक, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, टॉप लाइन इंक्रीमेंट चाहिए। तो आपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछेगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं कह सकता, लेकिन टॉप लाइन में इंक्रीमेंट नहीं है। अब अगले क्वार्टर में टॉप लाइन में इंक्रीमेंट आता है, डेट इज अ गुड, ये कह सकते हैं। हाँ, 2020 से टॉप लाइन इंक्रीमेंट अच्छा हुआ है, इस बार नॉर्मल ग्रोथ है, देयर नो एक्सपेंशन। तो जहां पे स्टॉक था ये शायद वहीं पर आ गया, बीच में गया था ऊपर लेकिन बीच में आ गया, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो नथिंग बैड, नथिंग गुड, बाकी अपना डिसीजन फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। उसके बाद दानिश जी का वापस सवाल था जीपीटी हेल्थ इंफ्रा के अंदर। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इंडिया में हेल्थ सेक्टर में पैसा बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हेल्थ कंपनीज या जो प्रोवाइड करती है हेल्थ सर्विसेज वो रेगुलेटेड होती हैं। कोई गवर्नमेंट आ जाएगी, कोई कुछ कर देगी, वो सारा सारा फंस जाएगा मामला। तो इसलिए इस सेक्टर पर, मतलब एक तो रिटेल का सेक्टर जो ये कपड़े वगैरह बेचते हैं, ठीक है, क्योंकि रिटेल वाला अनऑर्गेनाइज, बहुत तगड़ा अनऑर्गेनाइज है। मतलब कोई कंपनी आए कपड़े बेचती है तो ठीक है, थोड़े दिनों पहले एक दो स्टॉक चल गए रिटेल वाले, लेकिन हमेशा नहीं चलते। तो थोड़ा ध्यान रखिए, हेल्थ केयर में पैसा बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक्सेप्ट आपके पास कोई बढ़िया भाव के ऊपर कंपनी आ जाती है, वो आपको थोड़ा ढंग का पैसा दे देगी। हाँ, लेकिन डूबता भी नहीं है। एक चीज और चीज है कि डूबता भी नहीं है। दे डोंट गिव यू रिटर्न, दे गिव यू रिटर्न। तो वो चीज है कि मल्टीबैगर नहीं बना पाओगे आप। पैसा थोड़ा सिक्योर रहेगा, लेकिन कई बार पेन भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप देखिए ना, मर्जर्स ऐसे होते हैं, जैसे फोर्टिस हेल्थ केयर है, इतने मर्जर ले लिए, ये आ गया उसमें, ये आ गया, फिर कोई चला गया, फिर कोई आ गया। मतलब कि बड़ी सिटीज में आप देखते होंगे, आप शायद बड़ी सिटीज में रहते भी होंगे, तो आप देखते होंगे कोई होटल, कोई हॉस्पिटल, कोई ले रहा है, फिर कोई ले रहा है, फिर दोनों मैच हो रहे हैं, फिर कोई बिखर रहा है। तो दैट इज द सिस्टम इन द हेल्थ केयर, जो मैंने महसूस किया है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो शायद दानिश जी का सवाल था। दानिश जी, ये आपके दो क्वेश्चन थे। उसके बाद आते हैं शोभित जी के क्वेश्चन के ऊपर। शोभित जी, मैंने आपका जो कमेंट था मैंने डिलीट कर दिया है। आपके दो चार स्टॉक थे, उसमें ब्लैक्सी फार्मा, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, वही बात आती है कि लार्ज प्लेयर्स लीजिए ना, छोटे प्लेयर्स लेने से मतलब क्या है फालतू के अंदर। तो वो आप ध्यान रखिएगा। तो आप ब्लैक्सी फार्मा के अंदर भाई पैसा तो बनाने किसी का, बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा। जीआर इंफ्रा, प्रॉब्लम क्या है इस कंपनी में, मैं आपके सामने शीट रख रहा हूं, आप खुद देख लीजिएगा। Q1 के अंदर 24 बिलियन रुपीस का इनका टर्नओवर था, डेट घटते घटते ये 16 पर आ गया। टॉप लाइन गिर रही है। अब किसी कंपनी टॉप लाइन गिर रही है तो मेरा दिमाग ही नहीं चलता, मैं आगे स्टॉक पर बात ही नहीं करना चाहता। टॉप लाइन गिर रही है इनकी, आगे आने वाले क्वार्टर में टॉप लाइन सुधरती है तो बात अलग होती है, अदरवाइज टॉप लाइन अगर गिर रही है, हाँ बाकी पैरामीटर कंपनी बुरी नहीं है, बट टॉप लाइन गिरना, दैट इज इनको या तो प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे या इंडिया कैपेक्स डाउन है। दैट इज सेक्टर इन होल की भी समस्या है ये कैपेक्स डाउन। ये जो कैपेक्स डाउन हो रहा है, जो Q3 से कैपेक्स डाउन हो रहा है, Q1 में तो ये कह दिया गया था कि बजट की इसकी वजह से, इलेक्शन की वजह से हुआ है डाउन। फिर उसके बाद Q2 के अंदर भी पिछले साल ये कहा गया कि इलेक्शन का रिजल्ट था, अब थोड़ा पिकअप हुआ है। तो अगले क्वार्टर में अगर ठीक रहता तो ठीक है, बाकी अदरवाइज इसका नंबर गिर रहे हैं। एनुअली भी देखेंगे तो एनुअली यहाँ पे 22 के अंदर बहुत तगड़ी रैली थी इसके अंदर, बट 23 फीका गया इनके लिए, और क्वार्टरली में भी समस्या है। अगर अगले क्वार्टर के अंदर इनका नंबर सुधरता है तो डेट इज गुड। कंपनी में कोई बुराई नहीं है, वैल्यूएशंस ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग सब कुछ फर्स्ट क्लास है, बट टॉप लाइन गिर रही है। बाकी आपके दो स्टॉक्स थे, मैं उनको डिस्कशन नहीं करूंगा शोभित जी, वो मैंने कमेंट हटा दिया है। दैट इज द गुड स्टॉक्स, आपके पास जो है दे आर गुड, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर पूछिएगा। अभी मेरे को अच्छे लग रहे हैं, रिजल्ट खराब आ जाए, कोई जेंसोल जैसा कांड हो जाए तो उसमें देखिए वो आपको ही ट्रैक करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने उन्हें पैसा डाला है। यू हैव टू ट्रैक योर स्टॉक्स। आपको एक, ये सबके लिए ही है, टीवी वालों के भ्रम में मत आइए। टीवी वाले आपको फालतू बनाते हैं कि स्टॉक लेकर छोड़ देना चाहिए। यू हैव टू ट्रैक योर स्टॉक। आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखना है, एक दो क्वार्टर के रिजल्ट देखकर ही अपने स्टॉक्स को ध्यान में रखना है, नहीं तो कंपनी उड़ जाती है, पता नहीं चलता। और
आपको उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसका रिजल्ट, उसका फोर्ट, उसका मिशन विजन, उसके डायरेक्टर्स कौन चेंज हुए, कौन आया, सब कुछ देखना पड़ता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद पंकज जी का सवाल है ओशिया हाइपर। अब मैं क्या बोलूँ इसके अंदर मतलब कि भाई सर्किट टू सर्किट वाला स्टॉक है भाई ये, तो इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि सर्किट से स्टॉक को मैं कंसीडर नहीं करता हूँ पंकज जी, वो आप ध्यान रखिए। तो सर्किट वाला स्टॉक है, कोई मतलब नहीं है। वापस ब्लैक बॉक्स और ब्लैक बक, वापस वही सर्किट वाले स्टॉक्स हैं। अब आप बढ़िया भाव आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ब्लैक बॉक्स। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कंपनियां से बोलते हैं ग्लोबल आईटी इनोवेशन, मुझे बहुत डर लगता है इन कंपनियों का, क्योंकि पता नहीं ग्लोबल है या नहीं है, फंसा ना दे बस आपको। नंबर तो कुछ है नहीं इसके बराबर है गोविंद, गोविंद जी नंबर तो इसके सारे बराबर हैं, तो मुझे तो कोई ऐसा लगता नहीं है पिछले Q1 से 2023 से अब तक कुछ भी नहीं किया इस कंपनी ने। तो मतलब क्या है ऐसे स्टॉक के अंदर जिसमें कंपनी कुछ नहीं कर रही है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर पूछ लीजिएगा। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था आपका, IRFC की, और हमने पहले बात कर चुके हैं तो मैं उनकी बात नहीं करना चाहूँगा। स्टॉक अगर IRFC आपके पास है तो सिंपल सी बात, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि IRFC जो स्टॉक है ये आप बेट कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए कि अगर कोई आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेक बेचती है तो कुछ होता है, तो उनके लिए बेट है, अदरवाइज स्टॉक्स रिटे तो हुए ही हैं ये। देर आफ्टर क्वेश्चन आता है आदित्य का CDSL। सर CDSL को ये बोल के चिपकाया जाता है कि आने वाले समय, एकदम सही थ्योरम है, चिपकाया ही जा रहा है CDSL। भाई मेरे को तो समझ नहीं आता, क्योंकि देखिए अगर CDSL की कमाई कब होगी, डिपॉजिटरी कमाई, एक बार समझने की कोशिश करना, CDSL की कमाई कब होती है? CDSL की कमाई जब होती है जब आपका स्टॉक आप लेते हो वो डिपॉजिटरी में जाता है, डिपॉजिटरी से वापस निकलता है और फिर डिपॉजिटरी चार्जेस आप देते हो। तो ठीक है, मोनोपोली है CDSL के पास, NSDL और CDSL दो चीजें हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब डीमैट, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो स्टॉक डीपी से बाहर ही नहीं निकलते, ठीक है ना, या लोग इंट्राडे करके निकल जाते हैं, तो डेट टाइम बिकम्स अ प्रॉब्लम। और ऊपर से एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है CDSL डिपॉजिटरी के अंदर, मैं आपको समझाऊं तो वैल्यूएशन कंसर्न, इतना गिरने के बाद में भी इतना महंगा है ये स्टॉक। कहां से गिरा है CDSL? डेट स्टॉक फॉल फ्रॉम द 2000 के लेवल से आधा हो गया, मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है। डिपॉजिटरी ये बोल के चिपकाया जा रहा है, सही बोल रहे हैं आप, ये बोल के चिपकाया जा रहा है, और अभी भी ये महंगा है स्टॉक, और जब तक ज़्यादा लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं होगी दिक्कत होगी। तो गिरते बाजार में तो ऐसे ही मतलब नहीं है कोई। उसके बाद अंकुश जी का सवाल था SBI और रिलायंस, में इन पर कमेंट नहीं करना चाहता, दे आर जाइंट्स, इन पर ट्रेडिंग बेट आप ले सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म तो देखिए सीधी सी बात है, अगर रिलायंस डूबता है तो कोई बचेगा भी नहीं, SBI डूबता है तो कोई बचेगा भी नहीं, तो डेट आर जाइंट्स, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। वो यार देशभक्ति मान लीजिए या कुछ ही मान लीजिए, दे आर जाइंट्स ऑफ द इंडिया, दे आर द प्राइड्स ऑफ इंडिया, तो दे आर बेस्ट एट एवरी लेवल, मतलब समझिए रिलायंस SBI आर द बेस्ट एट एवरी लेवल, आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं मिलेगा, आपका पैसा खड़ा रहेगा हमेशा। और ये समझिए अगर SBI फेल हो जाता है तो देखिए टू बिग टू फॉल, अगर बैंक ही गिर जाता है तो देश में भी बचेगा क्या फिर तो 80 करोड़ जो राशन ले रहे हैं, फिर तो वो 140 करोड़ 150 करोड़ लेंगे, सारे लेंगे राशन अपन गवर्नमेंट का। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिन पर डिस्कशन मैं नहीं करना चाहता, दे आर जाइंट्स, दे आर बिग एंड दे आर जाइंट। थोड़े समय के लिए पेन हो सकता है,
साल 2 साल के लिए पेन हो सकता है, 3-4 साल के लिए पेन हो सकता है, 5 साल के लिए पेन हो सकता है, बट दे गिव यू रिटर्न। तो चाहे आप इसको देशभक्ति मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए, बट SBI एंड रिलायंस आर द जायंट्स ऑफ इंडिया, दे आर प्राइड्स ऑफ इंडिया। तो इसलिए मैं इन पर तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा। दे आर गुड एट एवरी लेवल। मैं कहता हूँ कि किसी ने टॉप पे भी खरीदा है, 1600 के भाव में खरीदा है, तो उसके भाव आएंगे, उसको टेंशन लेने की बात नहीं, चाहे 5 साल बाद आए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हनीवेल ऑटोमेशन कंपनी, नंबर्स ठीक है, बुरे नहीं है। वैल्यूएशन कंसर्न है, लेकिन प्राइस काफी करेक्ट हो चुका है। इस भाव के अंदर भाव बहुत है इसका, और ये चला बहुत गंदा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि ये एक्चुअली में कोविड के लेवल पर आ चुका है, अपने प्री कोविड लेवल पर हनीवेल आ चुका है। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सा समय, नया नंबर आने दीजिए एक बार, जो इस बार का आएगा। लेकिन ऑटोमेशन इज द न्यू थीम इन द कंट्री। तो अगला नंबर आने दीजिए इसका Q4 का, देर आफ्टर यू डिसाइड कितना निकल जाएगा। इतना महंगा तो है, काफ़ी महंगा भी है, 34-35 हज़ार का स्टॉक है, लेकिन नंबर ठीक है, इसके कोई ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी इस बार कॉस्ट जरूर बढ़ी है इनकी, बट दे आर मैनेज, लेकिन नंबर धीरे धीरे ग्रो कर रही है कंपनी, देखना पड़ेगा इसमें, लेकिन नंबर इसके आने दीजिए अगले क्वार्टर के। तो और फिर भी आपको कमेंट हो, कोई भी स्टॉक में आप बात करना चाहें, उसका फ्यूचर तो प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते, बट उसके पास से हम उसका एनालाइज जरूर कर सकते हैं, बाकी आपकी किस्मत है। और अगर मेरे जवान सर से विरासती है, तो कुछ अगर आपका अच्छा होता तो मैं सौभाग्यशाली मानूंगा अपने आप को। और कुछ स्टॉक, कुछ कमेंट्स को मैंने डिलीट कर दिया था, दे आर गुड, जिसमें शोभित जी का था मेनली। तो जो शोभित जी का क्वेश्चन था, दैट इज उनके पास, आपके पास कंपनी शोभित जी ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। थैंक यू।